चलिए तो 10 बड़ी खबरों के बाद अब बारी है शाम 7 बजे 7 सवालों की। देखिए, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में राजनीतिक सक्रियता काफी बढ़ चुकी है और नेताओं की रैलियां लगातार हो रही हैं। उसमें भीड़ भी जुट रही है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैज्ञानिक आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान देश में तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में ये चुनाव ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं और इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से यूपी चुनाव टालने की अपील की है। आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर करने हम जा रहे हैं और जानते हैं कि पहला सवाल क्या है, क्योंकि देश का एक मुद्दा जो उस दिन की बड़ी खबर होती है हम लेकर आते हैं उसको और उससे जुड़े 7 सवाल पूछते हैं। तो आज पहले सवाल के साथ कर रहे हैं शुरुआत और देखते हैं क्या है। क्या यूपी विधानसभा चुनाव टाल देने चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कर रहे हैं एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। ये 2 तस्वीरें हैं उन राज्यों की जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए यहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। यूपी में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सड़कों पर निकले हैं, तो पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह रोड शो में मतदाताओं को लुभाने निकले हैं। लेकिन इन तस्वीरों में चिंताजनक बात यह है कि इन चुनावी कार्यक्रमों में अधिकतर लोग मास्क के बगैर हैं। जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, उससे ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ऐसे कार्यक्रम आने वाले वक्त में सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकते हैं। इस स्थिति से केवल विशेषज्ञ ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी परेशान है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव को 1-2 महीने टालने की उम्मीद की है। दरअसल कल एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से यूपी में चुनाव टालने का अनुरोध किया। जज ने कहा, आज फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव निकट है, जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जमा कर रही हैं, जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है और इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं ज्यादा भयावह होगा। इस स्थिति में चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभाएं जिसमें भीड़ एकत्रित हो, उस पर तत्काल रोक लगाएं। न्यायालय ने कहा है कि अगर संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1-2 महीने के लिए टाल भी दिया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में पीएम मोदी से भी अपील की है। जज ने कहा है, न्यायालय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाए जाएं। रैली, सभाएं और होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। राज्यों में चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग के पास है। ऐसे में कोर्ट का अनुरोध जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा वो लोग अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तब वो वहां की स्थितियों का जायजा लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग कोविड के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो अपने राज्यों में बड़े आयोजनों पर रोक लगाएं और अगर जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लगा दें। यूपी सरकार ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की सीमा को तय कर दिया गया है, लेकिन चुनावी रैलियों को लेकर चुप्पी साध ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद विधानसभा चुनाव टाले जाने का निर्णय चुनाव आयोग के पास है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कोविड के खतरे के मद्देनजर आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल है कि क्या चुनाव टाला जा सकता है। अब सवाल देखिए कि क्या चुनाव टाले जा सकते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि कानून आखिर क्या है और इसके बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से अच्छा भला कौन बता सकता है। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी से बातचीत की है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की जिस तरीके की पॉपुलेशन है, क्या तीसरी लहर आ सकती है अगर चुनाव हो गए अगले 2 से 3 महीने में? तो देखिए, तीसरी लहर का चुनाव से इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लहर तो पूरी देश में आ रही है और इलेक्शन 5 स्टेट्स में होने हैं। तो ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी लार्ज गैदरिंग्स होंगी वहाँ पे प्रॉब्लम का बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस बनाई थी पिछले साल बिहार के इलेक्शन से पहले, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनसे कंसल्ट करके उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई थी। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस प्रॉब्लम में कोई इजाफा हो सके।
आप कह रहे हैं प्रॉब्लम में इजाफा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में जब चुनाव हुए उसके बाद हमने देखा कि बहुत तेजी से कोविड के केसेस बढ़े। लोगों को भी इसी बात का डर है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं दबे मुंह ये बात कह रही हैं कि अगर रैलीज होंगी तो लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश की जा सकती है, लेकिन होता नहीं है प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के हाथ में है कि इलेक्शन ना कराएं? नहीं, चुनाव आयोग के हाथ में इलेक्शन न कराना तो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन टर्म ख़त्म होने से पहले, विधानसभा के ख़त्म होने से पहले लाजमी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सिर्फ सरकार एक कानून लाके इमरजेंसी डिक्लेयर करके ये कर सकती है, और इमरजेंसी डिक्लेयर भी सिर्फ 2 ग्राउंड पर हो सकता है, कोई इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और एक्सटर्नल इमरजेंसी। इसके अलावा कोई तीसरा रीज़न नहीं, मेडिकल और हेल्थ रीज़न इज़ नॉट द वन जिसके ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। बगैर इमरजेंसी के पोस्टपोन नहीं हो सकता। अब देखिए, यूपी सरकार ने आज जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक शादी में अब केवल 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति है, लेकिन मजेदार बात यह है कि रैलियों में भीड़ को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में आज का हमारा तीसरा सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। आज का तीसरा सवाल हमारा यह है कि समारोह में भीड़ पर पाबंदी, लेकिन चुनावी रैलियों पर आखिर क्यों नहीं? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी, जहां कुछ दिनों पहले तक एक्टिव केसेस की संख्या लगातार कम हो रही थी, वहीं अब वहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 17 दिसंबर को 22, 18 दिसंबर को 33, 19 दिसंबर को 23, 20 दिसंबर को 27, 21 दिसंबर को 23, 22 दिसंबर को 21 और 23 दिसंबर को कोरोना के 31 मामले सामने आए। यूपी में ओमिक्रॉन के भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में फरवरी में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर बनाई गई विशेष टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को पाबंदियों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कल से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। देश के किसी भी राज्य से या विदेश से यूपी की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग और ट्रेसिंग का निर्देश जारी किया गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। बाजारों में व्यापारियों को जागरूक करने को कहा गया है कि बगैर मास्क लगाए व्यक्ति को सामान ना दें। समारोह में लोगों के शामिल होने की सीमा तय की गई। शादी में केवल 200 लोगों की एंट्री की अनुमति होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इतने दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी यूपी सरकार ने चुनावी रैलियों को लेकर पूरी तरह से खामोशी की चादर ओढ़ ली है। समारोह में तो लोगों की संख्या को नियंत्रित करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन रैली में लोगों के जुटाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन कोर्ट को आने वाला खतरा साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव को 1-2 महीने के लिए टालने का अनुरोध किया है। लेकिन कोर्ट का अनुरोध कुछ राजनीतिक दलों को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि कोर्ट को इस मामले में चुप्पी साध लेनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से। विशेषज्ञ भले ही ओमिक्रॉन को गंभीर खतरा बता रहे हों और इससे देश में तीसरी लहर की आशंका जता रहे हों, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इससे पैनिक की जरूरत नहीं है। ये हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ये चुनाव आयोग देखे, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि हमें पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन की जरूरत है। दूसरी लहर के दौरान भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके बाद कोरोना ने उन राज्यों में भयंकर तबाही मचाई थी। अब देखना यह है कि पिछली त्रासदी से सरकारों और जिम्मेदारों ने कितना सबक सीखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जी हाँ, तो दूसरी लहर के दौरान पश्चिम बंगाल, आपको याद होगा, बंगाल में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे थे उस वक्त। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी दोनों राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया जारी रही। नतीजे में इन राज्यों में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में आज का हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, चलिए जानते हैं। चौथा सवाल यह है कि अगर रैलियां हुई तो कोरोना विस्फोट नहीं होगा? एक और रिपोर्ट। योगी बहुत है
अब उपयोगी है, बताओ अब उपयोगी है कि नहीं है? ओमिक्रॉन डरा रहा है, सख्ती बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। कोरोना के बीच रैलियों और चुनाव का अनुभव करवा रहा है। दूसरी लहर के दौरान भी चुनाव हुए थे, जिसके बाद कोरोना विस्फोट देखने को मिला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से कहा है कि रैलियों पर रोक लगाई जाए। हो सके तो चुनाव फिलहाल टाल दिए जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर जान है तो जहान की बात कह चुके हैं। अगर दिल्ली जैसे बड़े महानगरों पर नजर डालें तो यहां भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। मास्क नहीं पहनते, भीड़ से परहेज नहीं करते। ऐसे में यूपी जैसे राज्यों के सुदूर इलाकों में होने वाली रैलियों में क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं के बराबर है। ऐसे में ये तो साफ है कि अगर रैलियां हुई तो लोगों की भीड़ जुटेगी, तो फिर ओमिक्रॉन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स फरवरी में तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, जिससे सावधान होने की जरूरत है। ओमिक्रॉन अपने जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें है, अभी ये फैल रहा है। अभी इसका डबलिंग रेट जो है 2 से 3 दिन है, और ये डबलिंग रेट घटते घटते 1 दिन है, उससे कम भी हो सकता है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा से लगभग 4 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब अभी इसकी पीक आनी है और अभी ओमिक्रॉन की चरम सीमा नहीं है। इसलिए हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, नाक मुंह आंख को बार बार नहीं छूना है, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, और वैक्सीन जरूर लगवानी है। अगर देखें तो इस साल दूसरी लहर के दौरान पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले जहां कोरोना के मामले सैकड़ों में आते थे, वहीं चुनाव के बाद संक्रमितों की संख्या में काफी तेजी के साथ इजाफा हुआ, जिसकी गवाही पश्चिम बंगाल के ये आंकड़े दे रहे हैं। इस कड़वी सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रैलियों में जुटने वाली भीड़ से महामारी को तेजी से पैर फैलाने का मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं, नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं 7 मई को नए मरीजों की संख्या बढ़कर 19,216 पहुंच गई। इस कड़वी सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रैलियों में जुटने वाली भीड़ से महामारी को तेजी से पैर फैलाने का मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं, नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। लेकिन इन सब के साथ चुनावी रैलियों पर भी फैसले लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकारों ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में क्रिसमस और नए साल के जश्न के मौके पर पाबंदी लागू है। एक तरफ जहां नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाही भी बरत रहे दिखा रहे हैं। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आज का हमारा अगला और 5वां सवाल इससे संबंधित हम पूछ रहे हैं, और 5वां सवाल हमारा यह है कि जश्न पर प्रतिबंध से लगेगी ओमिक्रॉन पर रोक। चलिए जानते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। अगर ऐसी ही तस्वीरें नजर आती रहीं तो फिर नई गाइडलाइंस का क्या फायदा। अगर लोगों की ये भीड़ ऐसी ही रही तो फिर हर कोशिश पर पानी फिरना तय है। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन दिल्ली के बाजारों में ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और ना ही लोग सावधानी बरत रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दरियागंज के सब्जी मंडी में लापरवाही का यह आलम नजर आया। ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर जो है वो पसारना शुरू कर चुका है। बीते 24 घंटे में 118 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर, जहां पर आपको जो कोरोना के नियम हैं उनकी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी जो नियम है वो फॉलो होते हुए नजर दिल्ली के अंदर जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार भी इस पूरे मामलों को लेकर के काफी चिंता में है, और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कल रिव्यू मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी। एक तरफ जहां लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रेस्टोरेंट्स भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
दिल्ली में खतरे को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए होने वाले सभी कार्यक्रमों और समारोहों को बैन कर दिया है। साथ ही रेस्टोरेंट्स, बार और ऑडिटोरियम में 50% लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन कुछ जगहों पर इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें महरौली के एक क्लब की हैं, जहां कल रात काफी संख्या में लोग एक साथ पार्टी कर रहे थे। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के बाद पुलिस ने इस क्लब को फिलहाल सील कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में कोविड के केस तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को सीरियसली नहीं ले रहे। थर्सडे शाम को दिल्ली पुलिस ने कुतुब के एक रेस्टोरेंट पर रेड करके पाया कि जबकि डीडीएमए ने साफ आदेश जारी किए हैं कि सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी को ही भरा जा सकता है, यहाँ रेस्टोरेंट में 600 के आसपास लोग पाए गए थे। पार्टियां हो रही हैं, लोग बाजारों में भीड़ जमा कर रहे हैं और मास्क का जो प्रोटोकॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल है उनको ताक पे रखा जा रहा है। वो तब जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तेजी से पैर पसार रहा है। खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन हर जगह तस्वीरें एक जैसी ही नजर आ रही हैं। जाहिर है लोग पुराने अनुभव से भी कोई सीख नहीं लेना चाहते। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा एक बार फिर से तीसरी लहर का रूप ले सकता है। सुशांत मेहरा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अगले कुछ महीनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन राज्यों में चुनावी रैलियों की शुरुआत भी हो चुकी है, आप भी देख रहे होंगे। ऐसे में आज हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए जानते हैं। अगला हमारा छठा सवाल आज का ये है कि क्या चुनावी राज्य ओमिक्रॉन की तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? और इसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं चुनावी राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा से हमारे संवाददाता। आप नजर आ रहे हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन ओमिक्रॉन जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में अपने पैर फैला रहा है, उसको लेकर तमाम तरह से स्वास्थ्य विभाग ने ज़रूरी प्रिकॉशन लेने की हिदायतें दे दी हैं। वहीं पर अगर अभी हम पंजाब की बात करें तो अभी गनीमत यह है कि पंजाब में ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से पंजाब में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। हम इस समय देहरादून में मौजूद हैं। चुनाव बिल्कुल सर पर है और ऐसे में एक नई मुसीबत ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन का एक मामला उत्तराखंड के देहरादून में भी दर्ज किया गया। इसको देखते हुए तमाम शासन, प्रशासन और सरकार सबके माथे पर शिकन है, क्योंकि जिस तरीके से देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखकर उत्तराखंड सरकार भी बेहद चिंतित है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए एक के बाद एक रैली और यात्राएं हो रही हैं। सभी सियासी दल जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से इस बात की अपील की है कि चुनाव 1-2 महीने टाले जा सकते हैं। गोवा में सभी पॉलिटिकल पार्टीज 2022 इलेक्शन के लिए जोरदार तरीके से तैयारी कर रही है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज गोवा में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म और फेस मास्क के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हुए देखे जा रहे हैं। आज शाम को गोवा चीफ मिनिस्टर टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइंस क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए फ्रेम किए जाएंगे। हरीश वलवेकर, आज तक के लिए। तो अब केंद्र की सलाह के बाद कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उसमें नाइट कर्फ्यू, नए साल के जश्न पर पाबंदी, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में आज शाम 7 बजे का आखिरी और 7वां सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। 7वां सवाल रहा ये कि राज्यों की मौजूदा कोशिशें कोरोना विस्फोट रोकने के लिए क्या काफी हैं, और इसके बारे में हम जानते हैं डीडी के गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो मौजूदा अगर हम बात करें तो कई सारे राज्यों में अब अगले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लागू होने वाली है, राजनीतिक रैलियां फिर दोबारा शुरू हो गई हैं। लोग राजनीतिक रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे, उनके नेता भी मास्क नहीं पहन रहे।
बिल्कुल, तो कोविड से बचना है तो एक ही उपाय है, खुद की सावधानी, मास्क पहने, वैक्सीन जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। आज शाम 7 बजे 7 सवालों में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वायरल फैक्ट चेक की बारी होगी।